हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 17, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का रिमेनिंग पोर्शन। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कल हमने क्या किया था। देखिए, कल हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था, यहाँ से फिश बाउल डिस्कशन मेथड, है ना। जिसमें हमने क्या देखा था कि फिश बाउल डिस्कशन मेथड होता है, उसमें सर्कल्स बने होते हैं, है ना, वो वाला। फिर अल्बर्ट बंडूरा की हमने थ्योरी करी थी। साथ ही साथ हमने क्या करा था, करा था एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना। और हमने क्या किया, था कि फील्ड डिपेंडेंट जो लर्नर्स होते हैं उनके बारे में सीखा था हमने, है ना। ये देखिए, और हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करा था सीखना। उसमें हमने क्या देखा, मूडल, है ना, गूगल क्लासरूम, कैनवा, ये सब हमने कर लिया था। फिर स्कूलोजी भी हमने कर लिया था। और 360 डिग्री लर्निंग, यहाँ पर हमने क्या है, इसको क्लास को वाइंड अप की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग से सीखना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब क्या, मतलब टीचिंग करने के जो डायरेक्ट तरीके होते हैं उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इनडायरेक्ट लर्निंग मेथड बता दो। तो अगर आ जाए आपके पास कि डायरेक्ट टीचिंग आ जाए, या फिर और आ जाए इनडायरेक्ट लर्निंग, क्या आ जाए, इनडायरेक्ट लर्निंग, तो सेम बात होगी। क्यों, अगर टीचिंग डायरेक्ट होगी तो लर्निंग क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। अगर आ जाए इनडायरेक्ट टीचिंग आ जाती है, इट मीन्स क्या पूछा आपसे, पूछा है डायरेक्ट लर्निंग। क्या पूछा है, डायरेक्ट लर्निंग। तो ये आपको दिमाग को खोल के अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है ना, घुमा फिरा के दे देते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि इनडायरेक्ट लर्निंग बताओ, तो इट मीन्स आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट टीचिंग करनी होगी। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि पूछा क्या है ना, अच्छे से लॉजिकली सोचना होगा। अगर डायरेक्ट टीचिंग पूछे तो डायरेक्ट टीचिंग मतलब कि इनडायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, इनडायरेक्ट लर्निंग, ठीक है, लर्न लिख देती हूँ। और अगर इनडायरेक्ट टीचिंग पूछ ले तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, ये है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। क्या होता है कि डायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग वो होता है जो टीचर सेंटर्ड होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है ना। टीचर है, अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट तैयार करेगा, अपने अकॉर्डिंग मेथड को सिलेक्ट करेगा, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, कंटेंट क्या होएगा, डिलीवरी क्या होएगी। ठीक है, ये सब चीज़ पे ध्यान देगा। ये डायरेक्ट टीचिंग मेथड है, वो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ पर एजुकेटर जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू एक्वायर न्यू नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर स्किल, कि कैसे एक पर्टिकुलर स्किल है उसके बारे में अपने को नई नॉलेज को क्या करना है, एक्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर डायरेक्ट टीचिंग का मतलब देखो आप ही समझो। डायरेक्ट टीचिंग का मतलब कि डायरेक्टली टीचर बता रहा है कि आपको कैसे एक नॉलेज को, कैसे एक स्किल को गेन करना है ना, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। टीचर ऑफर करेगा कंटेंट को दैट वुड लाइक द स्टूडेंट टू लर्न डायरेक्टली। ये कहता है कि टीचर यहाँ पर जो कंटेंट होता है ना उसको इस टाइप से ऑफर करेगा कि स्टूडेंट है वो इनको डायरेक्टली सीख सके। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ए इंग्लिश टीचर वांटेड टू टीच हर अ क्लास अबाउट मेटाफोर्स। अगर एक इंग्लिश टीचर है वो क्लास में स्टूडेंट को मेटाफोर्स जिनको उल्का पिंड कहते हैं उनके बारे में अगर सिखाना चाहता है, तो शी वुड एक्सप्लेन व्हाट ए मेटाफोर इज एंड शो देम मैनी एग्जाम्पल। तो फिर वो क्या करेगी, वो टीचर है, अगर उनको मेटाफोर के बारे में समझाना चाहती है तो पहले तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेगी, उसके बारे में थ्योरीज बताएगी कि मेटाफोर है वो एक राउंड राउंड होता है, पत्थर के जैसा दिखता है, थोड़ा चमकीला होता है, ऐसे बताएगी। उसके बाद में उसके जैसे एग्जाम्पल देगी। ठीक है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है ताकि हमें पता चले कि कैसे एक स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर नॉलेज को, स्किल को वो एक्वायर कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन देना ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये अलाउ नहीं करता ट्रांसलेशन के लिए।
ठीक है, इसके लिए हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि टीचर ने कुछ और बोला, स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो हमें ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा बच्चों के। ओनली द टारगेट लैंग्वेज में बी यूज, मतलब इसमें टारगेट लैंग्वेज यूज करेंगे जो स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। डायरेक्ट का मतलब ही क्या है कि डायरेक्टली समझ आ जाए, कोई भी हमें इंटरमीडिएट के बीच में मध्यस्थ की सहायता ना लेनी पड़े। स्टूडेंट आर नॉट टॉट ग्रामर एक्सप्लिसिटली, इंस्टेंट दे आर टॉट थ्रू ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर। यहाँ पर स्टूडेंट है, उनको ग्रामर है वो ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं समझाई जाती, मतलब कि ग्रामर हम स्पेशली नहीं सिखाते कि आपको ये टास्क करना है, आपको सेंटेंसेस याद करने हैं, आपको टेंसेस याद करने हैं, ऐसे नहीं बताते। इसको ऑब्जर्वेशन से बार बार कर करके सीखते हैं बच्चे, तो अपने आप ग्रामर आ जाती है। मतलब कि पर्टिकुलरली हम कोई ग्रामर की क्लास नहीं लेते, पर्टिकुलरली हम ग्रामर नहीं समझाते, बच्चे खुद करेंगे काम को और सीखेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आपको आया समझ में डायरेक्ट टीचिंग का मतलब? डायरेक्ट टीचिंग मतलब कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देना, ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो डायरेक्टली बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे हम ताकि हमें कोई मीडिएटर की सहायता ना पड़े। और ग्रामर भी हम इसमें क्या स्पष्ट रूप से नहीं समझाते, एक्सप्लिसिटली नहीं समझाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ट्रायल एरर के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट टेक्निक कौन कौन सी है टीचिंग करने की, डायरेक्ट मेथड कौन कौन से है वो बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर जो टेक्निक है, टीचर है वो बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और बच्चे हैं उसका आंसर दे देंगे, तो इससे टीचिंग हो रही है। तो डायरेक्ट टीचिंग के अपने ये मेथड है कि हम क्वेश्चन आंसर का यूज कर सकते हैं, डिक्टेशन का यूज कर सकते हैं। डिक्टेशन मतलब कि जैसे लेक्चर्स देना, क्या देना, लेक्चर्स देना, टीचर आए क्लास में और इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को देके चले गए। एग्जाम्पल देना, लिसनिंग एक्टिविटी, हम लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये भी डायरेक्ट टीचिंग होगी। ओरल एक्सरसाइज एंड टास्क, रीडिंग अलाउड, स्पीकिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कि अगर बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं तो भी वो सीख जाते हैं, डायरेक्ट टीचिंग हो जाती है ना, क्योंकि जोर जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे तो भी हो जाएगी। स्पीकिंग प्रैक्टिस, हम बार बार बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ भी अपने को याद हो जाती है। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, स्टूडेंट खुद से ही अपने आप को करेक्ट करता है, तो वो भी डायरेक्ट टीचिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या कहता है, ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो थिंक कर सके, सोच सके। इसमें टारगेट लैंग्वेज में, मतलब टारगेट लैंग्वेज मतलब कि वो वाली लैंग्वेज जो कि उनको समझ आती हो, उनको समझ आने वाली लैंग्वेज में, नेचुरली सिमिलर टू वे दे ओवन नेटिव लैंग्वेज, जैसे उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज है, जो उनको समझ में आने वाली लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या टीच करवाया जाता है, ताकि स्टूडेंट है वो आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, तो इसमें रीफॉर्म्स बनते हैं, देखो ये किस पे, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, नेचुरल मेथड होता है ये। इसमें प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर बेस्ड होता है कि कम से कम बच्चों को कुछ सीखना चाहिए। नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी तरह होता है, मतलब उनको समझ में आने वाली लैंग्वेज, कुछ प्रिंसिपल्स का यूज होते हैं। ठीक है, स्पीकिंग पे फोकस करा जाता है, तो ये सारे मेथड है। अब हम बढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मतलब कि इसका क्या आएगा, लर्निंग का अगर हम देखें तो डायरेक्ट लर्निंग की, डायरेक्ट लर्निंग। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या था, डायरेक्ट टीचिंग था, डायरेक्ट टीचिंग था, इट मीन्स वो क्या था, टीचर सेंटर्ड था। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट टीचिंग है, यानी कि डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग है तो ये किसका हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होगा। क्या हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। क्योंकि अपने को ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो चीज होगी ना, डायरेक्ट अगर टीचिंग है यानी कि टीचर पर फोकस कर रहे हैं, डायरेक्ट लर्निंग है इट मीन्स लर्नर पर फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर फोकस है, स्टूडेंट पर फोकस है। ये देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड है, इसमें क्या होता है, इसको इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग कहते हैं। इसमें पुश करा जाता है स्टूडेंट को कि वो देखे, लुक करे, लर्न करे एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टीचिंग यानी कि डायरेक्ट लर्निंग में हम देखते हैं स्टूडेंट है ना, इन्फॉर्मेशन को देखे, उससे सीखे, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ना डिसीजन ले सके। देखिए मेक डिसीजन मतलब कि इन्फॉर्मेशन को बच्चे ले, है ना, और उससे सीखे और उसके बिहाफ पे डिसीजन भी ले। इस पैराडिगम में क्या होएगा, टीचर्स टेक ऑन रोल ऑफ सपोर्टर एज फैसिलिटेटर एज अपोज टू गिवन आउट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली। इसमें ना टीचर क्या करता है, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, एक सपोर्टर की तरह काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्या करे, डायरेक्टली सीख के। पहले वाला मेथड था वो टीचर सेंटर था, टीचर पर फोकस करा जाता था, टीचर कैसे क्या मेथड यूज करता है, कैसे कंटेंट डिलीवर करता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों पर फोकस करा जाता है। तो
देखा जाए तो ओवरऑल हमारे कौन से मेथड सही रहता है, वो रहता है स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी जो हम करते हैं टीचिंग के लिए वो किसके लिए की जाती है, स्टूडेंट के लिए की जाती है, तो उसको स्टूडेंट अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हमें अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है जो हमें बताएगा कि बच्चे कैसे सीखेंगे, है ना, और कैसे इन्फॉर्मेशन को लेंगे, लर्न करेंगे, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो हेयर आर सम करेक्टरिस्टिक, कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की। इसमें अब देखो स्टूडेंट सेंटर्ड है तो स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे, है ना। टीचर का रोल किसका होगा, फैसिलिटेटर यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला। मेन रोल किसका होगा, स्टूडेंट का होगा। और स्टूडेंट को क्या होगी, ऑटोनॉमी होगी, स्वतंत्रता होगी, है ना। वो अपना सब्जेक्ट को, अपनी मेथड्स को चूज कर सकते हैं। कोलैबोरेशन होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ग्रुप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इनडायरेक्ट मेथड में एक और की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बच्चे, डिसीजन अपने आप से ले पाएंगे, ठीक है, खुद से डिटेल थिंकिंग कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सारा फोकस है बच्चे पर होएगा, बच्चे खुद अपना डिसीजन लेंगे, बच्चे खुद डिसाइड करेंगे उनको क्या कैसे करना है। तो वो क्रिएटिव आइडियाज आएंगे उनके माइंड में, तो अच्छी थिंकिंग हो जाएगी। सब कुछ अगर टीचर ही प्रोवाइड करेगा तो वो बच्चे सोच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट है, पैटर्न है, ये सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अच्छे लेवल से वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो सोच सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, यही सब चीजें। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और क्या होगा, एक्सप्लिसिट होएगा, मतलब कि स्पष्ट रूप से बताए जाने लग रहे हैं इंस्ट्रक्शन। टारगेट टीचिंग होते हैं जहां पर वोल क्लास इंस्ट्रक्शन टीचर सेंटर, मतलब ये टीचर सेंटर होएगा, टीचर का मेन रोल होता है यहाँ पे, है ना। स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट का दूसरा रोल होता है। मेन किसको होएगा, मेन होएगा टीचर का, मेन किसको होएगा, टीचर का, प्राइमरी रोल टीचर का। और सेकेंडरी रोल इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में किसको होएगा, सेकेंडरी होएगा स्टूडेंट का, सेकेंडरी होएगा वो स्टूडेंट का होएगा। इसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि इनडायरेक्ट लर्निंग में। ठीक है, और ऐसे इनडायरेक्ट में क्या होएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड का मेन रोल होएगा, स्टूडेंट का मेन रोल होएगा। और सेकेंडरी किसका हो जाएगा, वो आ जाएगा स्टूडेंट का, सॉरी सेकेंडरी हो जाएगा टीचर का, सेकेंडरी किसका होएगा, टीचर का। क्योंकि टीचर यहाँ पर फैसिलिटेटर का काम करेगा, सपोर्टर का काम करेगा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हो। ठीक है, टीचर क्रिएट करेगा इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस को जहाँ पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, मतलब कि यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट है वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली काम करे, टीचर सिर्फ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही मैंने ज़्यादा स्लाइड दी हुई है आपको, जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए आप कर लेना। वैसे तो मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया, तो मेरे को नहीं लगता आपको समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये इनडायरेक्ट लर्निंग टीचिंग, लेकिन इसको थोड़ा मेरे को समझाना था तो मैंने आपको अच्छे से डीपली समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसको इंक्वायरी मेथड भी बोलते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग को। इनडायरेक्ट टीचिंग का मीन्स डायरेक्ट लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग है ना, डायरेक्ट लर्निंग है। इट मीन्स ये क्या है, डायरेक्ट लर्निंग का मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है ना। तो स्टूडेंट सेंटर्ड है तो डिस्कवरी लर्निंग है, इंक्वायरी लर्निंग है। यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस दी जाती है, उनको सपोर्ट दी जाती है। ये यहाँ पर कोई भी नई चीज़ को, नई इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर सोचते हैं, सीखते हैं, और उनसे क्या नॉलेज लेते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होती है ना। अब देखो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यानी और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का बताया हुआ है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मतलब इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड, इनडायरेक्ट टीचिंग है तो लर्निंग कौन सी हो जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी, है ना। डायरेक्ट लर्निंग है इट मीन्स ये दोबारा से क्या होगा, अपना अपना स्टूडेंट सेंटर्ड होएगा, है ना। तो यहाँ पर टीचर का कंट्रोल होएगा लर्निंग प्रोसेस पर। और कॉन्टेक्ट है वो प्रेजेंट करा जाएगा। स्टूडेंट की थिंकिंग, फीलिंग, इंटरेक्शन स्किल है यहाँ पर बढ़ेगी, उनके एक्सपीरियंस बिल्ड होंगे, उनकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। तो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। तो ये अपना था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार दोबारा और पढ़ लेना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम ग्रैंड मा रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड मा रूल, दादी अम्मा रूल हिंदी में ग्रैंड मा यानी दादी अम्मा, दादी माँ का रूल। ठीक है, प्री मैक प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है, एक मिनट में इसको सही लिख देती हूँ ग्रैंड मा को। ठीक है, GR ग्रैंड मा रूल। ठीक है,
ठीक है ना, तो हाथ काम नहीं करते। देखिए, जो प्रीमेक प्रिंसिपल है वो कहता है कि दैट रिवार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ टेडियस बट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कैन इनकरेज द कंप्लीशन ऑफ दोज चोर्स। ये कहते हैं कि हमें ना उन एक्टिविटी को करने के लिए, मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनको करना बच्चा नहीं चाहता है, लेकिन अगर उनसे करवाना है तो हमें वो वाली चीज भी करनी देनी पड़ेगी जो वो करना चाहता है। ठीक है, देखो दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक तो बच्चा करना चाहता है जैसे कि खेलना, ठीक है, प्ले कर देती हूँ मैं इसको। बच्चा हमेशा खेलना चाहता है। एक होता है होमवर्क, है ना, होमवर्क बच्चा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे दादी माँ का प्रिंसिपल कहता है कि आप रिवार्ड दो कंप्लीशन ऑफ टेडियस बट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिसको बच्चा करना नहीं चाहता लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि होमवर्क। होमवर्क क्या है, इम्पोर्टेंट है लेकिन बच्चा करना नहीं चाहता। तो आप ना उस काम को करने के लिए, जैसे कि होमवर्क है, होमवर्क को करने के लिए उसको रिवार्ड दो, होमवर्क को करने के लिए उसको रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड जैसे कि उसको बोलो कि अगर तूने 30 मिनट में अपना ये काम कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो आपको 1 आवर के लिए ना बाहर खेलने जाने दिया जाएगा। ये आपका रिवॉर्ड होएगा, आपका इनाम होएगा, है ना। तो ग्रैंड मा प्रिंसिपल, प्रीमेक प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर ऐसा काम जो कि टीडियस है, मतलब कि टालना चाहता है बच्चा, उसको करना नहीं चाहता, उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बोरिंग लगता है, बट वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो उसको काम को करने के लिए ना उसको रिवॉर्ड दो, ताकि आप इनकरेज कर सको कंप्लीशन ऑफ दो सोर्स, मतलब उस काम को करने के लिए, ताकि आप उसको इनकरेज कर सको। अगर सीधा उसको बोलेंगे होमवर्क कर ले और उसको खेलने जाने देंगे हम, तो वो होमवर्क नहीं करेगा और खेल भी लेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उसको बोलेंगे कि अगर तू अपना काम कंप्लीट कर देगा 30 मिनट में या 1 आवर्स में, मान लो 1 आवर्स का टाइम दे देते हैं बच्चे को, कहेंगे कि 1 आवर्स में तू होमवर्क कंप्लीट करेगा ना, तो इसका इनाम तुझे क्या मिलेगा, इसका इनाम मिलेगा तुझे कि तुझे बाहर खेलने के लिए हम जाने देंगे। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो नहीं जाने देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी से ना 30 मिनट में ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, ताकि मेरे को रिवॉर्ड मिले, मेरे को खेलने जाने के लिए मिले, है ना। तो वो काम जो वो करना नहीं चाहता लेकिन इम्पोर्टेंट है, उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनाम देना चाहिए, ताकि इस काम को करने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट कर सके, इनकरेज कर सके। ठीक है, तो ये ही बात क्या बोलता है, प्रीमेक प्रिंसिपल बोलता है, दादी माँ का रूल बोलता है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे भी ऐसे होता था, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मेरे को बोला जाता था कि टेबल याद कर 25 तक, अदरवाइज तेरे को क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो एक कमी हो रही है कि खाना नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी बोला जाता था कि अगर तू 25 से ऊपर काम करेगी, 25 से ऊपर टेबल याद करेगी, तो तेरे को चॉकलेट्स मिलेगी। तो मैं जल्दी जल्दी टेबल याद कर लेती ताकि मेरे को चॉकलेट मिले, है ना। तो मेरे को टेबल याद करना अच्छा नहीं लगता था उस टाइम, लेकिन मैं चॉकलेट के रिवार्ड के चक्कर में वो काम कर लेती थी। तो यही रूल प्रीमेक प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो विद इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कहता है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफर कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप और गाइडेंस। यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे अपने के स्कूल कॉलेजेस हो गए, स्कूल कॉलेजेस में अगर बच्चों को हमें ये सब सिखाना है, उनसे काम करवाना है, तो हमें क्या, प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, बच्चों के बीच में लीडरशिप लानी पड़ेगी, उनको सपोर्ट गाइडेंस देनी पड़ेगी, उनको मेंटर की तरह काम करना पड़ेगा, एडवाइजर की तरह काम करना पड़ेगा, कि वो स्टाफ मेंबर्स को ना इंस्ट्रक्शन दे सके, उनकी हेल्प कर सके, स्टूडेंट की उनको गाइडेंस दे सके, है ना। तो उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब कि उनको ऐसी सोच प्रोवाइड करवानी पड़ेगी स्टूडेंट को कि क्या वो क्रिटिसाइज कर सके। क्रिटिसाइज मतलब कि अच्छे से सोच पाए, उसके उस काम के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है ना, उसके बारे में सोच पाए। ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं, उनके कैरियर्स में, ठीक है, इन सब में क्या हेल्प करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे अपने स्कूल में नहीं करते हैं, स्कूल में हमें सपोर्ट भी देते हैं, एडवाइस भी करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। तो सेम ही बात यहाँ पे बोली है। ठीक है, तो कुछ टीचिंग और लर्निंग प्रिंसिपल है वो हम देख लेते हैं। ये कहते हैं कि स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज है वो हेल्प करती है हिंडर लर्निंग में, मतलब कि हमारी पहले की नॉलेज हमारी आगे की नॉलेज के लिए क्या होती है, बेस बनाती है, हमें हेल्प करती है। किसी चीज़ के बारे में अगर हमें कुछ थोड़ा सा पहले से पता है, उस चीज़ के बारे में हम और ज़्यादा अगर सीखना चाहे तो अच्छे से सीख पाते हैं, है ना। स्टूडेंट ऑर्गेनाइज करते हैं नॉलेज को, इन्फ्लुएंस हाउ दे लर्न एंड अप्लाई व्हाट दे नो, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ना अपनी नॉलेज को, नई नॉलेज को, न्यू नॉलेज को ना ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके बिहाफ पर, पुरानी नॉलेज के बिहाफ पर, कि उन्होंने क्या नॉलेज ले रखी है,
क्या अब वो ले रहे हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, और साथ ही, एक मिनट को, नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रही है, मैं ऑफ कर देती हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये स्टूडेंट है ना, वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने नॉलेज को, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है और वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या सीखा है, हाउ, कैसे सीखा है, और व्हाट, क्या सीखा है, और उस जो चीज़ उन्होंने सीखी है उस चीज़ को वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। Teaching is more effective when student learning in enhanced when instructor articulate clear set of learning objective। ऐसे कहता है टीचिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब हमें अपने गोल्स पता होता है। इंस्ट्रक्टर है वो अपने गोल्स को बताने में, स्टूडेंट को बताने में कि आपके गोल क्या है, वो ज़्यादा, जब वो टीचर है स्टूडेंट को बता देगा आपका गोल क्या है, तो जो अपनी टीचिंग होएगी और लर्निंग होएगी वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है JRF, है ना, JRF हमारा गोल है। तो अब हमें पता चल गया, जैसे जून का है, जून का बता दिया, मेरा गोल क्लियर हो गया कि जून JRF मेरा है ना, तो मैं अब जो टीचिंग करूंगी, अब जो लर्निंग करूंगी ना, वो अपनी क्लियर होएगी, वो अपनी इफेक्टिव होएगी। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि गोल हमारा क्या है, मेरे को पता ही नहीं मेरे को पेपर कब देना, तो मैं धीरे धीरे स्लो 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 ऐसे पढ़ूंगी, किसी दिन पढ़ूंगी किसी दिन नहीं पढ़ूंगी। टीचर है वो एक दिन करवाएगा काम, एक दिन नहीं करवाएगा। लेकिन अगर हमारे गोल क्लियर होते हैं कि मेरे को JRF है वो जून में लेना है, तो टीचर भी अच्छे से टीच करवाएगा और स्टूडेंट भी अच्छे से लर्न करेगा कि हाँ भाई मेरा 6 महीने है मेरे पास, 6 भी नहीं 5 महीने है, तो मेरे को अच्छे से स्टडी करना है ताकि मैं मेरे गोल को अचीव कर पाऊँ, ठीक है। तो यही बोलता है। तो आई होप कि आपको ये वाला प्रिंसिपल भी है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रीमेक प्रिंसिपल को ग्रैंडमा रूल भी कहते हैं, मैंने बताया था ना आपको। ये कॉमन टूल है किसके लिए, जिसको हम यूज करते हैं ABN की डेली लाइफ में। ये क्या कहता है कि दैट ए पर्सन विल बी मोर लाइकली टू परफॉर्म ए नॉन प्रेफर टास्क इफ इट इज फॉलो अप विद ए प्रेफर टास्क। मतलब कि एक जो पर्सन है वो जिस काम को प्रेफरेंस नहीं देता ना, उस काम को करवाने के लिए आपको उस काम को प्रेफरेंस देनी होगी जिसको स्टूडेंट प्रेफरेंस देता है। आपको ऐसा समझ में, मैं बताती हूँ। मतलब कि वो काम जिसको वो प्रेफरेंस नहीं देता, जैसे कि होमवर्क, इसको वो प्रेफरेंस नहीं देता, वो किसको प्रेफरेंस देता है, वो खेलने को प्रेफरेंस देता है। तो वो काम जिसको वो प्रेफरेंस नहीं देता, उसको करवाने के लिए हमें वो काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको प्रेफर करना चाहिए जो वो काम क्या प्रेफर करता है, यानी कि जो काम वो करना चाहता है ना, उस काम के थ्रू हमें वो काम करवाना चाहिए जो काम वो नहीं करना चाहता, जैसे कि होमवर्क। बस इतना ही बोला है, ये मैंने आपको बार बार बता दिया, तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है कि पुट योर शूज ऑन, कि आप अपने शूज को यहाँ पर रखो, देन गो आउटसाइड, फिर बाहर जाना, अपना होमवर्क करो, फिर आप गेम खेल सकते हो, आप अपना रूम क्लीन करो, फिर आपको कप केक मिलेगा, आप ईट पीस मटर खाओ, फिर आपको डिजर्ट खाने को मिलेगा, है ना। तो जो काम वो अवॉइड करता है, जो करना नहीं चाहता है वो, ठीक है, उसको करवाने के लिए हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा, ताकि वो वाला काम उसको करने देना पड़ेगा जो वो करना चाहता है, ताकि वो अच्छे वाला काम कर सके, ये वाला काम कर सके। अगर अगर हम उसको सीधा ही बोल देते कि बाहर खेलने चला जाए, तो वो शूज कभी भी अपनी जगह पे नहीं रखता, है ना। तो हम बोलेंगे पहले अपने शूज रखो, फिर बाहर जाना, पहले अपना काम करो, फिर आप गेम खेलना, ये सब चीजें, ठीक है। ये देखो, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि जो लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, जो काम वो नहीं करना चाहता है ना, वो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, जो काम वो करना चाहता है, वो करने दो, अपने आप कर लेगा ये, ठीक है। कि आपको पहले फिश खानी पड़ेगी तभी आपको डिजर्ट या कप केक मिलेगा, तो ऐसे करवाना, ठीक है। यही है कि प्रीमेक प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको ऑफर करना पड़ेगा जिससे उसको खुशी मिलती है ना, वो वाला काम, ताकि आप वो काम करवा सको जो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो करना नहीं चाहता। जैसे कि हम बोलेंगे कि वेजिटेबल खा ले, लेकिन वो वेजिटेबल खाना नहीं चाहता है, तो हम कहेंगे वेजिटेबल खाएगा तो तेरे को आइसक्रीम मिलेगी, तो वो जल्दी जल्दी क्या कर लेगा, वेजिटेबल्स को खा लेगा। तो ये अपना प्रीमेक प्रिंसिपल हो गया। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक का मॉडल। एडवर्ड थॉर्नडाइक का मॉडल क्या कहता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक था एक पाइनर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, डेवलप करता है 3 रूल्स 20 सेंचुरी में। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे ना, इन्होंने क्या दिया है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है अपना ये प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एडवर्ड एडवर्ड थॉर्नडाइक का ही प्रिंसिपल बोलते हैं हम, ठीक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक का ही प्रिंसिपल बोलते हैं। इसने 20 सेंचुरी में दिया, और क्या रूल दिया, थ्री लॉ दिए, 3 रूल दिए, क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। इफेक्ट पड़ेगा, एक्सरसाइज
यानी कि उस काम को बार बार करना। रेडीनेस, उसके लिए तैयार होना। यह मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पहले यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। दीज लॉ एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एंड एनिमल एक्वायर न्यू बिहेवियर एंड स्किल्स एंड हाउ टू रीइंफोर्स देम टू मेक देयर मोर लाइकली टू ऑक्योर अगेन। ये लॉ क्या कहता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो प्रिंसिपल दिया है, जो रूल दिया है, वो क्या कहना चाहता है। इसने 3 रूल दिया है। उसने ये बोला है कि कैसे कोई ह्यूमन, कैसे कोई इंसान, कैसे कोई जानवर, कैसे कोई पशु वो ना नए बिहेवियर को, नई स्किल को सीखता है, एक्वायर करता है। कैसे कोई ह्यूमन है, मनुष्य है, कैसे कोई एनिमल है, वो किसी भी न्यू नॉलेज को, किसी भी न्यू नॉलेज को, किसी भी न्यू स्किल्स को एक्वायर करता है। कैसे करता है, हाउ, ये बताता है। और कैसे उनको रीइंफोर्स करा जाता है, यानी कि बार बार उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाएगा। उनको बार बार हम क्या करेंगे, उकसाएंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप उस काम को करो। देम टू मेक मोर लाइकली टू ऑक्योर अगेन, मतलब कि कोई अच्छा काम है ना, उसको करने के लिए बार बार कैसे हम उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं, बार बार उस पर फोर्स डाल सकते हैं। तो वो अपने को ये बताता है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है। 3 लॉ ऑन बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल। 3 लॉ है इस प्रिंसिपल पे। पहला क्या कहता है कि रेडीनेस क्या होता है। रेडीनेस प्रिंसिपल में उसने बोला है लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी। कि लर्नर है जब रेडी होएगा ना, लर्नर जब सीखने के लिए रेडी होएगा, तभी ही लर्निंग है वो इफेक्टिव हो पाती है। मान लो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो वो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। अगर आप ही तैयार नहीं हो, आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं लेक्चर दिए जा रही हूँ, दिए जा रही हूँ, कितना भी अच्छा समझा रही हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सीख ही नहीं पाओगे कभी। तो ये कहता है कि लर्निंग जब इफेक्टिव होएगी, ज्यादा इफेक्टिव होएगी, जब लर्नर भी रेडी होएगा सीखने के लिए। ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहता है, रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग। ये कहता है कि अगर हमें सीखना है ना कुछ, तो सीखने के लिए जरूरी है कि हम बार बार उस काम को रिपीट करें, बार बार प्रैक्टिस करें उस काम की। जैसे कि आपने एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो देख ली, ठीक है, एक बार देखते ही आपको समझ आएगा, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, है ना। कम से कम 2 या 3 बार तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ के सम सोल्व करते हैं, एक बार में सही आंसर आ गया, दूसरी बार में आ गया, लेकिन बार बार अगर कुछ टाइम नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो कोई भी चीज को हम अच्छे से कब सीख पाते हैं, जब हम उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करें, लर्न करें बार बार, है ना, रिवाइज करें, रिपीट करें। तो ये कहता है कि लर्निंग लर्निंग है वो कब इफेक्टिव हो पाएगी, एक तो लर्नर रेडी होएगा, दूसरा बार बार उस काम को रिपीट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा उस चीज को। ठीक है। तीसरा कहता है कि इफेक्ट है। थॉर्नडाइक बिलीव करता है कि दीज लॉ आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये जो लॉ है ना, वो पूरे वर्ल्ड है क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और इसको अप्लाई भी करता है ऑल काइंड ऑफ लर्निंग। मतलब जितने भी टाइप की लर्निंग होती है ना, उन सभी लर्निंग पर ये रूल है वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है। मतलब हर एक इंसान, हर एक जगह ये अप्लाई होता है, और हर तरह की लर्निंग पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये देखिए, चार्ट से समझाती हूँ कि इफेक्ट क्या कहता है कि लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट की इट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई प्रोड्यूस ए सेटिस्फाई इफेक्ट, दे आर लाइकली टू बी रिपीटेड। इफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस एन अनसेटिस्फाई इफेक्ट, दे आर लाइकली टू अवॉइडेड। अब देखो, ये मेन अपनी स्लाइड है, मेन स्लाइड है ये, क्यों, इसमें सब चीज क्रक्स में दी हुई है। ये कहता है एडवर्ड थॉर्नडाइक कि आप ना, एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा बिहेवियर है जिसको करने से आपको क्या मिलता है, सेटिस्फाई फील होता है। क्या होता है, सेटिस्फाई फील होता है। तो उस काम को आप ना बार बार करना चाहोगे। लेकिन एक ऐसा बिहेवियर है जिस काम को करने से आपको सेटिस्फाई नहीं फील होता, तो उस काम को आप करना नहीं चाहोगे, है ना। मान लो मैंने क्या करा, मैंने आज जाके मान लो मैंने आज होमवर्क नहीं करा, ठीक है, होमवर्क नहीं करा मैंने, तो उससे मेरे को क्या आज डंडे पड़े, क्या पड़े, डंडे पड़े मेरे को, ऐसे लिखते हैं ना, डंडे, स्टिक पड़ी। ठीक है। आज मैं होमवर्क करके नहीं लेके गई, मेरे को डंडे पड़े। ठीक है। लेकिन एक दिन में क्या करा, मैंने ना एडवांस में होमवर्क करा, मैंने एडवांस में एक सम है वो ज्यादा कर दिया, तो मेरे को क्या, चॉकलेट मिली स्कूल में। ठीक है, चॉकलेट मिली मेरे को स्कूल में। या फिर मेरे को क्या है, मेरी तारीफ हुई। ठीक है, मेरी क्या हुई, तारीफ हुई। तो अब बताओ मैं कौन सा काम करना चाहूंगी। या फिर मैं एक दिन स्कूल में लेट आई तो मेरे को मार खानी पड़ी, एक दिन मैं जल्दी आई, अर्ली आई, है ना, तो मेरी क्या हुई, तारीफ हुई। तो मैं कौन सा काम करना चाहूंगी, आप ही बताओ। मैं वही काम करना चाहूंगी ना जिससे मेरी तारीफ हुई, या मेरे को चॉकलेट मिली, है ना, जिससे मेरे को मार पड़ी, डंडे पड़े, तो वो काम नहीं करना चाहूंगी ना।
तो यही कहता है एडवर्ड थॉर्नडाइक कि एक ऐसा बिहेवियर जिससे मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं फील हो, उसको हम क्या करना चाहेंगे, इग्नोर करना चाहेंगे, उसको हम कम से कम करना चाहेंगे। और एक ऐसा बिहेवियर जिसको करने से हमें सेटिस्फाई फील हो, जिसको करने से हमें अच्छा फील हो, उस बिहेवियर को हम बार बार करना चाहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक बार जल्दी आती हूँ, अर्ली आती हूँ, तो मेरी तारीफ होती है, मेरे को चॉकलेट मिलती है, तो मैं बार बार उसी काम को करना चाहूंगी। और अगर किसी काम को करने से मेरे को डंडे मिलते हैं, यानी कि नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को, या फिर सेटिस्फाई फील नहीं होता, जैसे कि लेट आना, तो मैं उस काम को अवॉइड करूंगी। तो यही बोल रहा है, इफेक्ट क्या होगा कि हम ऐसे काम को करने के लिए क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे जिससे हमें अनसेटिस्फाई फील हो, और ऐसा काम जिससे हमें सेटिस्फाई फील हो ना, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिपीट करना चाहेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर हमें चीज़ सिखाई जाती है, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा, उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। और लर्नर जब रेडी होएगा तभी वो कोई चीज़ सीख पाएगा। तो ये कहता है एडवर्ड थॉर्नडाइक का रूल। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड है मैथ, ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड पे बेस्ड है। ट्रायल एंड लर्निंग मेथड का मतलब क्या हुआ कि बार बार ट्राई करो, बार बार क्या करो, उस काम को ट्राई करो, और फिर क्या करो, लर्निंग ट्राई करो, और ट्राई करके उससे सीखो कि क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। मैंने ट्राई किया करा, मैंने देखा कि अगर मैं लेट आती हूँ तो मेरे को पनिशमेंट मिलती है, मेरे को डंडे मिलते हैं, नेगेटिव मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने ट्राई करा, एरर आई। ठीक है, कोई चीज़ की एरर आई, जैसे मैंने कोई सम सोल्व करा, ठीक है, सम सोल्व करके मेरी एरर आ गई, गलती आ गई, तो मैं फिर भी ट्राई करती रहूंगी। फिर ट्राई करा, फिर एरर आ गई, फिर ट्राई करा, फिर एरर आ गई, लास्ट में क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, लास्ट में क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ट्रायल एरर मेथड कहता है कि कर करके सीखो आप, करोगे, गलती होगी, फिर करो, फिर गलती होगी, फिर करो, फिर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो लर्निंग क्या कहता है कि ट्रायल और एरर है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, चलती रहती है। ठीक है, लर्निंग टू अक्यूर द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। ये कहते हैं इस प्रोसेस में लर्नर को ना मोटिवेटेड रहना पड़ता है। ठीक है, लर्नर में एक रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्स, लर्नर है वो क्या करता है, रैंडमली रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब सोच विचार के नहीं देते, उनके अपने आप से आता है रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जो सेटिस्फाइंग बिहेवियर होएगा ना, इसका ये ध्यान रखना ना, जो सेटिस्फाइंग बिहेवियर होएगा उसको तो लर्नर करना चाहेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन जो डिससेटिस्फाई होएगा, डिससेटिस्फाई बिहेवियर, उसको वो क्या करना चाहेगा, अवॉइड करना चाहेगा, इग्नोर करना चाहेगा। ठीक है, यही बोलता है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो आई होप कि आपको ये वाला प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, एडवर्ड थॉर्नडाइक का। तो ये इसमें बोल रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग। देखो दोबारा से यही है कि रेडी रेडी होना चाहिए, लर्नर रिपीट करना चाहिए। इफेक्ट क्या कहता है कि नेगेटिव वाले को आप इग्नोर करो, है ना, पॉजिटिव वालों को आप क्या करो, ज़्यादा इंक्रीज करो, मल्टीपल रिस्पॉन्स देना, लॉ ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, उस उन एलिमेंट्स को आप टेंसी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उन एलिमेंट्स को कम करो जिससे आपको क्या है, नेगेटिविटी मिलती है, अनसेटिस्फाइंग बिहेवियर मिलता है ना, एसोसिएशन शिफ्ट। तो ये सारे प्रिंसिपल इसने ही दिए थे लर्निंग के, कि काम को आप एसोसिएट करो। ये देखो 3 प्रिंसिपल अभी अभी जो मैंने बताए हैं इफेक्ट के, इसका ऐसे याद कर सकते हो, REL, रेल, ऐसे याद कर सकते हो, REL, रेल मतलब कि रेडीनेस इफेक्ट, और रेडीनेस इफेक्ट, और REE है, REL नहीं है, सॉरी, REL नहीं है, REE है, REL नहीं है, REE है। री कर सकते हो ना इसको, री आ गई, री आ गई मतलब इफेक्ट और एक्सरसाइज, है ना, बस ऐसे ही। ये देखिए कि आई लव ईटिंग चॉकलेट अगेन एंड अगेन बिकॉज एवरी टाइम आई ईट इट फील सो मच यम यम। ये लड़की ये सोच रही है कि मैं ये चॉकलेट अब बार बार खाऊंगी, क्योंकि जितनी बार भी मैं चॉकलेट खाती हूँ मेरे को अच्छा फील होता है। ठीक है, और ये कहता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है आई हैव स्टॉप्ड स्टडी सो लॉन्ग अगो नाउ इट्स सो हार्ड सिट एंड स्टडी अगेन। ये कहता है कि मैंने वो टाइम पहले स्टडी छोड़ दी थी, अब दोबारा से बैठ के स्टडी करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि आपको ना कंटिन्यू करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए था, रिवाइज करते रहना चाहिए था, क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद में आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बैठ के स्टडी करना बहुत टफ हो रहा है ना। तो ये कह रही है कि आई हैव बिन स्टडिंग एवरी सिंगल डे इट गेटिंग ईजी एंड ईजियर टू स्टडी। ये कहती है कि मैं हर रोज पढ़ती थी, इसलिए मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है पढ़ना।
पढ़ना मेरे को बड़ा आसान लग रहा है, तो मैं डेली पढ़ती थी, मेरे को पढ़ना आसान लग रहा है। क्या मैंने 1 साल बाद 2 साल बाद पढ़ा तो मेरे को टफ लग रहा है। यानी कि आपको डेली डेली क्या करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, है ना, रिपीट करते रहना चाहिए। लो ऑफ रेडीनेस, अभी कहते हैं स्टूडेंट यू लर्न बेस्ट व्हेन यू नो व्हेन यू नीड टू लर्न। ये स्टूडेंट को टीचर समझा रहा है कि आप जब बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब आप समझना चाहोगे, है ना। और यहाँ पे इसने बोला लॉ ऑफ इफेक्ट में कि मैं चॉकलेट खाऊंगी क्योंकि मेरे को चॉकलेट खाती हूँ तब अच्छा लगता है। और यहाँ ये बोलता है ह्यूमन एंड एनिमल एक्वायर बिहेवियर थ्रू एसोसिएशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये है एडवर्ड थॉर्नडाइक, है ना। ये बोलता है कि ह्यूमन और एनिमल है वो क्या करते हैं, स्टिमुली और रिस्पॉन्स को ना जोड़ देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं कि वो वाले स्टिमुलाई है जो उनको कौन सा इफेक्ट देंगे, पॉजिटिव वो करना चाहेंगे, नेगेटिव इफेक्ट देंगे वो करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो आज अपने ने ज़्यादा टाइम ले लिया इस लॉ ऑफ थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल पर, है ना, इसके लॉ पर हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया। अब हम थोड़ा ये बाकी के पोर्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं जो स्लाइड्स है ना वो काफ़ी सारी ले आती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, है ना। किसी एक से समझ ना आए तो दूसरे से ना आए तो तीसरे से, तो ज़्यादा टाइम चला जाता है अपना। अब पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, BF स्किनर ने। किसने दी है, BF स्किनर ने। याद रखना, ये आता है पेपर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये किसने दिया, BF स्किनर ने। इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, यानी कि सबसे पहले अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट या सेकंड में, कि जो इवान पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, है ना, इवान पावलो की, इसमें क्या होता था, हम स्टिमुलस प्रेजेंट करते थे। कुत्ते के सामने हमने मांस का टुकड़ा और हमने घंटी यानी कि स्टिमुलस प्रेजेंट करा था, उसके बाद में हमारे पास रिस्पॉन्स आया था। तो वहां पर क्या होता था, SR होता था, यानी कि स्टिमुलस प्रेजेंट करते तो रिस्पॉन्स आता। ये देखो ओपोजिट है, ओपरेंट है। ओपोजिट में मतलब पहले इसमें रिस्पॉन्स आएगा, उसके हम बिहाफ पे स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे। रिस्पॉन्स जो मिला है उसके बिहाफ पर हम देखेंगे कौन सा स्टिमुलस कितना हम प्रेजेंट करें। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, रिस्पॉन्स से स्टिमुलस की तरफ। तो अगर एग्जाम में आ जाए स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स तो वो किसने दिया, पावलोव ने दिया है, इवान पावलोव ने। अगर आ जाए रिस्पॉन्स स्टिमुलस तो वो किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया है। किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसी थ्योरी ऑफ लर्निंग है जो मॉडिफाई करती है बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब ये भी याद रखना कि जो BF स्किनर की थ्योरी है ना वो किस पे फोकस करती है, रिवॉर्ड पे और पनिशमेंट पर। रिवॉर्ड पे और पनिशमेंट पर कैसे, ये कहता है कि बच्चा ना 2 टाइप का काम करता है। ठीक है, 2 टाइप का काम करता है। आपको जो काम करवाना है जो अच्छा है ना, अच्छा काम अगर बच्चा करता है, जैसे कि जल्दी आता है, अच्छा काम अगर बच्चा करता है, जल्दी आता है, तो उसको रिवॉर्ड दो, पॉजिटिव फीडबैक दो। रिवॉर्ड मतलब कि उसको चॉकलेट दे दी, उसकी तारीफ कर दी, ठीक है, तो उसको रिवॉर्ड दो, अर्ली रिवॉर्ड। लेकिन अगर बच्चा क्या लेट आता है, यानी कि अगर कोई अच्छा काम नहीं करता उसको पनिश करो, यानी कि उसके अगर डंडे मारो, हाथ खड़े करवा दो, है ना, तो पनिशमेंट दो। तो यहाँ पर BF स्किनर क्या बोलता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। ये बार बार मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि BF स्किनर की जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने एग्जाम में आती है। और जो ये बोल रही हूँ ना, मैं जो बोलती हूँ उस चीज पर आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में कि BF स्किनर की थ्योरी क्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेंट कंडीशनर की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें क्या अपने को दिया था, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस की बात करी गई थी, है ना। और साथ ही साथ इसमें क्या बोला गया था कि रिवॉर्ड दो बच्चे को और पनिश दो, पनिशमेंट दो, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दो, अगर बुरा काम करता है तो उसको पनिश कर दो, ये बात करता है ये। ठीक है, अब देखिए कि ये हमने पढ़ लिया, इट्स समटाइम रेफर टू स्किनरियन कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब ये दूसरा नाम है, अगर आ जाए अपने पास स्किनरियन कंडीशनिंग किसने दी, तो BF स्किनर ने दी। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आ जाए तो किसने दी, BF स्किनर ने ही दी, क्योंकि इसी के नाम है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, एक प्रोसेस है लिंक करने की एक्शन टू इट्स रिजल्ट, मतलब कि एक्शन को इसके रिजल्ट से लिंक करने की जो प्रोसेस होगी ना उसी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलेंगे। कि बच्चे ने कोई एक्शन करा, उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, रिवॉर्डिंग बिहेवियर इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटिशन वाइल पनिशिंग बिहेवियर डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस। ये कहता है कि अगर किसी काम को करने से हमें रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम उसी काम को बार बार करते हैं,
है ना। और अगर किसी काम को करने से हमें पनिशमेंट मिलती है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम उस काम को अवॉइड करना चाहेंगे, उसको कम करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो वाली सी बात है जैसे लो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बोली थी, उसने तो ऐसे बोला कि आप क्या करो, ऐसा काम जो वो करना नहीं चाहता बच्चा करना लो ऑफ, रुको एक मिनट, ऐसा काम, एक तो प्रीमेक प्रिंसिपल था, उसमें बोला था कि ऐसा काम जिसको करना नहीं चाहता है ना, उसको करवाने के लिए आप उसको उसकी पसंद का काम करने दो, ये बोला था। लॉ ऑफ थॉर्नडाइक ने क्या बोला था, उसने बोला कि बच्चा क्या बार बार रिपीट करे काम को, ठीक है, या फिर ऐसा काम जिसको करने से उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। और ऐसा काम जिसको करने से उसको कोई फीडबैक नहीं मिलता है, पॉजिटिविटी नहीं आती है, ठीक है, तो वो उसको कम करना चाहेगा, ऐसे बोला गया था। यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का था उसमें कभी भी पनिशमेंट वगैरह की बात नहीं कही थी, रिवॉर्ड की बात नहीं की गई थी। उसने सिर्फ इतना बोला था कि एक तो सेटिस्फाई करने वाला बिहेवियर होएगा और एक अनसेटिस्फाई करने वाला होएगा। सेटिस्फाई वाले को वो करना चाहेगा, अनसेटिस्फाई वाले को नहीं करना चाहेगा। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, इसमें बात करी है कि जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड मिलेगा उस काम को करना चाहेगा, और जिस काम को करने से उसको पनिशमेंट मिलेगी उस काम को वो नहीं करना चाहेगा। यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की गई है, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर बच्चा है कोई काम करता है तो उसको चॉकलेट मिलती है, अगर वो कोई काम नहीं करता तो उसको मार पड़ती है ना। तो वो काम नहीं करना चाहेगा जिस काम को करने से उसको मार मिलती है, ठीक है, तो पनिशमेंट से डरेगा वो, ये ही यहाँ पर बोला गया है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है एग्जाम करने के लिए लर्निंग एंड एक्शन चॉइस इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि वो रिस्पॉन्स को देख के ना स्टिमुलस करेगा, प्रेजेंट काम करेगा, वो देखेगा इस काम को करने से मेरे को पनिशमेंट मिलेगी तो मैं उस काम को करूंगा ही नहीं, वो उस काम को करने से मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा तो उस काम को करूंगा, ये सब देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हैव समवन लीव एंड रूम एंड कॉम्प्लेक्स ए टास्क लाइक फाउंडिंग ए बुक, ये क्या कहता है कि कुछ लोग हैं कमरे को छोड़ जाते हैं एक टास्क को करने के लिए, देन फाइंडिंग ए बुक, फिर एक बुक फाइंड करते हैं। रुको, ये एग्जांपल अच्छा नहीं है, रुको। चूज ए वे टू रीइंफोर्स द टास्क लाइक क्लैपिंग, हाँ ये सही एग्जांपल है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ना आप एक काम को कंप्लीट कर दोगे तो आपके लिए क्लैपिंग की जाएगी, तो इसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो जल्दी जल्दी ना उस काम को कंप्लीट करेगा। When the person is on the right track, clap louder. If move away from the task, reduce or stop clapping. अब ये भी होता है कि हम फीडबैक दे देते हैं कि अगर एक पर्सन है वो सही सही रास्ते पे चला जा रहा है तो उसके लिए हम तालियां बजाएंगे, सही रास्ते पे चल रहा है तो उसके लिए तालियां जोर जोर से हम बोलेंगे उसको कि हाँ तो अच्छा कर रहा है, चीयर करेंगे, हम चीयर नहीं करते हैं तो रिवॉर्ड में देते हैं। लेकिन अगर वो गलत काम करे तो हम उसके लिए तालियां बजाना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको उससे बात करना बंद कर देते हैं, तो उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी ऑपरेंट कंडीशनल। अब देखिए इससे रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज ए बिहेवियर, रिवॉर्ड है ना वो क्या करता है, हमारे उस बिहेवियर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसे चूहा है, चूहा ये कुछ खा रहा है, नट्स वगैरह खा रहा है ना, तो वो खा रहा है ना, पहले ये बज रहा था, अच्छे वाली हॉर्न बज रहा था, तो वही खा रहा था। लेकिन क्या हुआ, अब जब जब ये खाता है अच्छा अच्छा साउंड बजता है तो अच्छा लगता है उसको, तो ये बार बार आके खाता है, बार बार आके खाता है। लेकिन अगर उसको क्या होता है, अगर उसके यहाँ पर जाने से ये बुरे वाला अलार्म बज जाता है ना, तो बच्चा डर जाएगा, उसको डर लगेगा पनिशमेंट का, तो फिर वो यहाँ पे जाना ही बंद कर देगा। तो मतलब ऐसा काम करने से जिससे उसको क्या है, वो बुरा बुरा साउंड सुनने के मिले, पनिशमेंट मिले, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, री होती है, ये ध्यान रखना है, यानी कि बार बार हम रिपीट करते काम को, पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट का मतलब पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंटेड, बिहेवियर डिक्रीज, नेगेटिव स्टिमुलस रिमूव्ड, बिहेवियर डिक्रीज। अभी क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे, कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, इसमें अपने को दो टाइप की चीजें बोली है स्किनर जी ने, रिवॉर्ड बोला है, पनिशमेंट बोला है, कि आप वो काम जिसको करने से रिवॉर्ड मिलेगा बच्चा वो करेगा, जिसको करने से अपने को पनिशमेंट मिलेगी वो नहीं करेगा, है ना। और बार बार उसको री दी जाएगी, पुनर्बलन दिया जाएगा, मतलब बार बार मोटिवेट करा जाएगा कि आप वो काम करो जिस काम को करने से आपकी क्या पॉजिटिव इफेक्ट आता हो। री भी दो टाइप से हो सकती है और पनिशमेंट भी दो टाइप से मिलेगी, ठीक है, ये बताता है यहाँ पे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट इंक चेंज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ, फिर मैं आपको आगे का करवाती हूँ। देखो पनिशमेंट दो टाइप से कैसे मिलती है ये हम देखते हैं। अगर हम
पॉजिटिव तरीके से पनिशमेंट देखें कि स्टिमुलस प्रेजेंट कर दिया बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए। जैसे कि मान लो मैं ना रात को उठ के क्या करती हूँ, मैं रात को उठ के कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, हाँ ये देखते हैं कि मैं क्या करती थी, रात को उठ के ना लेट नाइट फ्रिज में से निकाल के खाना खाती थी। ठीक है, लेट नाइट में खाना खाती थी। तो पहले मेरे को मना किया गया, है ना, मैं नहीं मानी। फिर मेरे सामने ना एकदम से एक रैट, मान लो एक रैट ला दिया गया। ठीक है, जब जब मैं खाना खाऊं ना, मेरे सामने एक, जिससे मेरे को मान लो रैट से डर लगता है, मेरे को रैट से डर लगता है, तो मैं जब जब लेट उठ के खाना खाती ना फ्रिज में से निकाल के, तो वो मेरे सामने रैट प्रेजेंट कर दिया जाता, तो मैं उसको डर के भागने लगी। जब जब मैं खाना खाने के लिए जाऊं फ्रिज के पास, तो क्या हो गया, मेरे को रैट के ख्याल आने लगे कि अगर मैं खाना खाने जाऊंगी 2 बजे उठ के रात को खाने के लिए, तो मेरे सामने वो रैट आ जाएगा और मेरे को उससे डर लगेगा। तो अब क्या हुआ, ये पनिशमेंट मिलने लगी मेरे को कि अब मेरा अगर रैट आ गया तो इसलिए मैं, मेरे पास क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा है, मेरे पास स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए मेरा बिहेवियर डिक्रीज कर रही हूँ मैं कि नहीं अब मैं नहीं करूंगी ये काम, क्योंकि क्या रैट आ जाएगा, मेरे को डर लगेगा। एक तो ये हो गया कि हमने स्टिमुलस प्रेजेंट करा, रैट को प्रेजेंट करा बिहेवियर को कम करने के लिए, इस बिहेवियर को खत्म करने के लिए, है ना, स्टिमुलस को प्रेजेंट करा तो पनिशमेंट मिल गई। एक होता है हम उस चीज को रिमूव ही कर देंगे। रिमूव कैसे, कि मेरे को क्या था, मेरे, अगर मेरे को आदत छुड़वानी थी रात को उठ के खाना खाने की, तो मेरी मम्मी ने बोल दिया कि आज से तेरे को दिन में खाना नहीं मिलेगा, अगर तू रात को उठ के खाना खाएगी तो तेरा एक टाइम का खाना है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो चीज थी उसको रिमूव कर दिया गया, स्टिमुलस को, तो भी मेरा बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगी, तो भी मैं रात को उठ के खाना खाना बंद कर दूंगी। ठीक है, तो 2 टाइप से पनिशमेंट मिलती है, एक तो हम कोई स्टिमुलस प्रेजेंट कर देंगे जिससे हमें क्या बुरा फील होता हो, या हम कोई चीज वापस ले लेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अगर मैं कोई होमवर्क पूरा नहीं करती हूँ, तो या तो क्या मेरा बाहर जाना बंद कर दिया जाएगा, तो पनिशमेंट मिल गई, या फिर ऐसे है कि अगर होमवर्क मैं नहीं करती हूँ, तो मेरे ऊपर लाके एक टीचर छोड़ दिया जाएगा कि जो सारा दिन, या फिर मेरे पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा, पूरा दिन क्या करती हूँ, ठीक है, वो पता चले, तो वो मेरे को पनिशमेंट मिल गई। री में ऐसे, या तो मैंने एक स्टिमुलस प्रेजेंट कर दिया जिससे मेरे को क्या हुआ, बिहेवियर इंक्रीज होएगा, मतलब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ डेली स्कूल में, तो मेरे को या तो चॉकलेट मिल गई या फिर तारीफ मिल गई। ठीक है, स्टिमुलस मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया गया, जिसके जिसके कारण मेरा बिहेवियर इंक्रीज हो गया, है ना। या फिर क्या हुआ, उस स्टिमुलस को रिमूव कर देंगे, यानी कि मेरे लिए कोई चीज को ना कम कर देंगे। पहले क्या था कि जो बाई चांस लेट आ जाएगा ना, हाँ ऐसे है कि जो जल्दी आएगा, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा ना, उसको उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी कि वो रिसेस में जाके ना बाहर कैंटीन में खाना खा सकता है, या रिसेस में वो फास्ट फूड खा सकता है। पहले इस पूरे स्कूल के लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई भी स्कूल टाइम में ना, कम चाहे वो रिसेस क्यों ना हो, और बाहर का फास्ट फूड नहीं खा सकते। लेकिन जो अच्छा काम करेगा ना, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे कि वो स्कूल टाइम में भी बाहर का खाना खा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या, एक चीज रिमूव करके भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और एक चीज को लाके भी हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग और इसमें ओपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर स्टिमुलस प्रेजेंट करते थे और रिस्पॉन्स आता था, यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, उसी से हम स्टिमुलस को देखते हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये एसोसिएट किससे होता है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स से, इसमें हम अपनी इच्छा से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव वाले एग्जाम्पल में क्या था कि इसमें जो पावलोव करवाना चाहते थे ना, वो हम रिस्पॉन्स करते थे, तो वो वॉलेंट्री नहीं था, वॉलेंट्री मतलब कि खुद की इच्छा से, वो इनवॉलेंट्री था। क्या था, इनवॉलेंट्री था, मतलब कि हमारी इच्छा से नहीं था। और यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब हम अपनी इच्छा से देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें लेट जाना है या हमें अर्ली जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका डिफरेंस हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आपको दिखाती हूँ आज क्या किया है। वैसे तो आज हमने थोड़ा सा काम करा है, बट हमने एकदम डीपली समझा ना सब कुछ, तो थोड़ा सा टाइम लग गया अपने को। आज हमने वैसे तो काफी कर लिया, देखो। हाँ, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। देखिए, हमने किया था डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। डायरेक्ट मेथड इट मीन्स क्या होगा कि इनडायरेक्ट लर्निंग होगा,
ये हमने किया था डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। फिर हमने करा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि डायरेक्ट लर्निंग, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। इनके बीच का डिफरेंस भी हमने करा। फिर हमने करा प्री मेड प्रिंसिपल, दादी माँ का रूल, जिसमें कहते हैं कि ऐसा काम जो वो करना नहीं चाहता उसके लिए हमें उसकी पसंद का काम करने देना चाहिए, है ना, ताकि वो उस काम को करे। एडवर्ड थॉर्नडाइक का हमने देखा 3 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि वो ट्रायल एंड एरर करके सीखता है। फिर हमने क्या देखा, ऑपरेंट कंडीशनिंग देखी, जो कि किसने दी, BF स्किनर ने दी थी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है ये अपने ने देख लिया। अब रहता है रॉबर्ट क्लेजर का मॉडल और जोएस। अब थोड़े एक मॉडल रहते हैं बस, वो हम कर लेंगे, वो हम बाकी के कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।